नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब कुछ ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है और हमारा ये जो सफ़र है इसी तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से ही आज और आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों हमारा ये जो भारतीय न्याय संहिता का अभी तक का सफ़र रहा है, उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 8 तक का डिस्कशन कर लिया। जो भी सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े, जिन भी कॉन्सेप्ट को अभी तक समझा, वो नो डाउट आसान तो बिल्कुल भी नहीं थे पर कठिन भी नहीं। उनको समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो हमको करनी पड़ी, बट अगर थोड़ा-सा भी हम लोगों ने अपना एनालिसिस का इस्तेमाल किया हो, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात नहीं रही होगी। अब जो आगे आने वाला सफ़र है, ख़ासकर ये जो पर्टिकुलर सेशन है, उसके अंदर हमारी यही कोशिश रहने वाली है कि हम लोग सेक्शन 9 से लेके कोशिश करेंगे कि सेक्शन 15 तक इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर पाएँ, पर कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को खत्म करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। अगर कोई टीचर ठान ही ले कि सब्जेक्ट को खत्म ही करना है तो उसको कितना ही टाइम लगेगा खत्म करने के लिए आप सभी को पता है। पर मेरा यहाँ पे पर्पस सब्जेक्ट को खत्म करना नहीं है। हमारा यहाँ पे पर्पस है कि हम हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, हर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जितनी रिक्वायर्ड डिटेल में हमें उसे समझना चाहिए, जो हमसे एक्सपेक्टेशंस है, हम उसको ज़रूर पूरता पूरा करते हुए चलें और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ें। इससे क्या होगा ना कि सब्जेक्ट पूरा होगा, उसके साथ-साथ हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और अदरवाइज़ जो हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी ना, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं। जैसे कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी लीगल सब्जेक्ट को पढ़ते वक़्त? देखिए, आप सभी के लिए मेरी हमेशा से ही यही राय रही है और यही रहेगी और वो ये है कि आपको केवल समझना है, आपको कुछ याद नहीं करना है। आपको कुछ रटना नहीं है, याद करना या रटना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चीज़ों को समझ हर चीज़, कानून के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दोस्तों, जिसको समझा नहीं जा सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सबका स्तर अलग-अलग होता है। कुछ बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं, कुछ के लिए हमको थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ती है। पर देखिए, बिना समझे कानून में पार नहीं लग सकती, लग ही नहीं सकती, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से, बिल्कुल अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हुए जैसा आप लोग करते ही हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और कोशिश करूँगा मैं भी अपनी तरफ से पूरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक को, हर एक बात को आपको अच्छे से आसान भाषा में एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको समझा सकूँ। पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपकी भी हैं, एक सेशन को लाइक ज़रूर कर देना है। दूसरी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और तीसरी ज़िम्मेदारी आपको इसको अपने दोस्तों के प्रति शेयर जो भी आपको ऐसे लोग लगते हैं, जिनको हेल्प चाहिए, जिनके लिए बेनिफिशियल होंगे ये सारे लेक्चर्स, उनको ज़रूर शेयर करिए। ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। ठीक है? चलें, इसी नोट पर हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, कल तक का जो हमारा डिस्कशन था मतलब जो हमारा लास्ट सेशन था, वहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन 8 तक की चर्चा कर ली। सेक्शन 8 काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था जिसको पढ़ने में थोड़ा समय लगा था। काफ़ी सारी बातें उसके अंदर हम लोगों ने कवर करी थी। अब हम लोग उसी बिंदु से बिल्कुल आगे बढ़ अगला जो दोस्तों हमारा सेक्शन है जिसको हमें अच्छे से समझना होगा, वो है दोस्तों सेक्शन 9। सेक्शन 9 में दोस्तों बात होती है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, समझने वाली बात। किसी को बहुत आसान लग सकती है, किसी को थोड़ा कठिन लग सकता है, पर सॉल्यूशन क्या है? बहुत ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपने प्री कंसीव्ड दिमाग से मत सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप मेरे दिमाग में उतरिए और मेरे भाषा के माध्यम से समझने की कोशिश करिए, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, क्या बोला गया है? सबसेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। वेयर एनीथिंग व्हिच इज़ एन ऑफेंस, ध्यान से सुनना, इज़ मेड अप ऑफ पार्ट्स। किसकी बात हो रही है दोस्तों? पार्ट्स की। एनी ऑफ व्हिच पार्ट्स इन इटसेल्फ इज़ एन ऑफेंस। अब सुनिएगा, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन one of such his offenses unless it be so expressly provided।
अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जो बात कही गई है वो बस दोस्तों इतनी सी है, बहुत छोटी सी बात है, सरल सी इतनी सी बात है कि देखिए हम लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को जब पनिश करते हैं तो हम पनिश क्यों करते हैं? हम पनिश उसको इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि उसने कोई ऑफेंस किया रहा होगा। सही बात है? और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस माने एक अपराध जिसको कानून के अंदर बनाया गया है, जैसे बीएनएस के अंदर। अब किसी भी अपराध को हम जब पढ़ते हैं तो हमको ये बात पता है कि उसमें आम तौर पर हम लोग 2 चीज़ों की डिमांड करते हैं। एक तो होती है इंटेंशन जिसको हम मेंसरिया भी बोल देते हैं और एक होता है एक्टस रियस जिसको हम आसान भाषा में एक्ट बोल देते हैं या फिर ओमिशन बोल देते हैं। ये दोनों चीज़ों का मिलन है, कोई भी अपराध जिसमें इंटेंशन भी होगी, कोई एक्ट भी होगा या वो पॉजिटिव एक्शन होगा या फिर कोई ओमिशन होगा, ठीक है? जैसे किसी के पेट में चाकू मारा ये सोच समझ कर कि मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ, तो मैं कौन-सा अपराध कर रहा हूँ? मैं मर्डर का अपराध कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे सज़ा मिलेगी। सही बात है, यहाँ तक तो कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, जब हम एक्ट की बात करते हैं या फिर जब हम ओमिशन की बात करते हैं, तो ये बात हमने कल भी समझी थी और उससे पिछली वाली क्लास में भी समझी थी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल एक्ट हो या फिर सिंगल ओमिशन हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अपराध को करने में मल्टीपल एक्ट हो, मल्टीपल एक्ट इन्वॉल्व्ड हो या फिर मल्टीपल ओम मतलब जब भी मैं एक्ट बोलूँ आप ओमिशन अपनी तरफ से उसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि अपराध किया, मैंने पेट में चाकू मार दिया, बात खत्म। ऐसा भी हो सकता है, इससे भी अपराध होगा, मर्डर होगा, मुझे सज़ा मिलेगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक बार में किसी के पेट में चाकू ना मारकर, मैं एक स्टिक लूँ, एक डंडा लूँ, जिससे उस व्यक्ति की पिटाई करूँ। दैट इज़ आल्सो पॉसिबल नो? और 1 बार डंडा मारूँ, 2 बार मारूँ, 3 बार मारूँ, 4 बार मारूँ। इस दूसरे एग्ज़ाम्पल में क्या हो रहा है कि मैं उसकी पिटाई कर रहा हूँ और पिटाई करने के लिए किसी एक्ट को बारंबार दोहरा रहा हूँ। तो जब मैंने अपनी स्टिक ली, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति को स्टिक से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, मान लो ये एक स्टिक है, इससे मार रहा है। अब इसने पहली स्टिक मारी, इस बंदे ने इस बंदे को पहली स्टिक मारी, बहुत ज़ोरों से मारी, उसके पीठ पर मारी फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी वजह से इसकी पीठ पर बहुत ज़ोरों से चोट लगी। तो क्या किया? इस व्यक्ति ने कौन-सा अपराध किया? अपराध किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। एक्ट किया है, इंटेंशन के साथ किया है और चोट पहुँची, हर्ट किया है, दर्द पहुँचाया, हर्ट करना एक अपराध है, उसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। अब मान लीजिए ये दोबारा से उस स्टिक को उठाता है और दोबारा से इसकी पीठ पे जमा देता है, फिर दोबारा से उठाता है, फिर से जमा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 3 बार मारता है, उसी स्टिक को उसी जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल। तो सवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के प्रति 1 अपराध किया या 3 अपराध करे? ये सवाल है। क्या हर बार जब स्टिक को उठाया गया और पीठ पे मारा गया, एक नया अपराध हुआ? पहली बार स्टिक मारी तो 1 अपराध हो गया, दूसरी बार स्टिक मारी तो दूसरा अपराध हो गया, तीसरी बार स्टिक मारी तो तीसरा अपराध हो गया। तीनों हर्ट के अपराध हो गए, 3 बार हुए। ऐसा है? या फिर तीनों बारों को स्टिक मारना हम एक ही अपराध मानेंगे कि एक ही बार हर्ट हुआ है और एक ही अपराध के लिए उसे सज़ा मिलेगी? जैसे मान लीजिए हर्ट की सज़ा
फॉर एग्जाम्पल, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हर्ट की सजा मान लीजिए 1 साल की लेके चलते, तो अगर हम एक ही अपराध मानेंगे तीनों बार स्टिक मारने को, तो उसको 1 साल की सजा होगी। पर अगर हर एक स्टिक मारने को हम अलग अपराध मानेंगे तो 3 अपराध हो गए, तो 3 बार 1-1 साल की सजा मिल सकती है, मतलब उसे 3 साल जेल में रहना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर हर बार स्टिक मारने को हम एक इंडिविजुअल ऑफेंस मानेंगे, तो हर इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए वो सजा दी जा सकती है। तो अगर एक बार ऑफेंस करने की 1 साल सजा है, तो 3 बार किया तो 3 साल हो गई। क्या ये अप्रोच सही है? ये अप्रोच बिल्कुल सही। और यही बात हमको हमारा ये सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो यही कह रहा है कि अगर किसी अपराध को करने में मल्टीपल एक्ट किए गए हैं, तो हर वो एक्ट जो मल्टीपल बार दोहराया गया है, अपने आप में वो इंडिविजुअल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। वो जो मल्टीपल एक्ट किए, उनका क्यूमुलेटिव जो प्रभाव हुआ, उससे जो अपराध बनता है, उसके लिए सजा। मतलब हर्ट का अपराध एक बार डंडा मारने से भी हो ही जाता। ज़रूरी नहीं था कि 3 बार डंडा मारेंगे तभी हर्ट का अपराध होगा, एक बार में से भी हो जाता। पर अगर 3 बार मारा गया है, तो भी वो एक ही अपराध है। कहने का मतलब है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हर्ट का अपराध हुआ है, चोट पहुँची है, तो इस बात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि डंडा 1 बार मारा गया, 2 बार मारा गया, 3 बार मारा गया, क्योंकि अपराध एक ही है। आ गई बात समझ में? एक डंडा पड़ता और उससे अगर चोट आती, तो भी अपराध हो जाता वहीं पे। पर अगर 2 बार भी मारा गया है और अगर 3 बार भी मारा गया है या फिर उससे ज़्यादा बार भी मारा गया है, अपराध एक ही रहे। अगर हर्ट का ही अपराध है, मतलब उस डंडों की वजह से वो मर ना जाए तो बात अलग है, तो दूसरा अपराध हो जाएगा, मर्डर का ऑफेंस हो जाएगा। बट जब तक चोट की ही बात है, तो हर्ट के लिए ही उसको एक ही ऑफेंस के लिए उसको पनिश करें। ठीक है? तो क्या सीखे दोस्तों हम लोग? यहाँ पर क्या सीख रहे हैं सबसेक्शन 1 के अंदर? कि कभी भी अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए मल्टीपल एक्ट किए जाते हैं या मल्टीपल ओमिशंस किए जाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल एक्ट को एक सेपरेट ऑफेंस के तौर पर नहीं गिना जाता। हर बार लाठी मारना एक अलग ऑफेंस नहीं होता। जो सारे मल्टीपल एक्ट्स हैं या फिर मल्टीपल ओमिशंस हैं, उनका जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है कि हर्ट पहुंची है, उसको हम एक अपराध, एक ऑफेंस, आगे बात समझ में? चल, वापस लेके चलता हूं आपको। अब देखो जरा सबसेक्शन 2 को, वेयर ए एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस। ये सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं। 2 और मोर सेपरेट definitions of law in force for the time being by which offenses are defined or punished, or several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined different offense। दोनों को समझाऊंगा, अभी परेशान मत होइए। कहना क्या चाह रहा है सेक्शन, उसको समझ लो। The offender shall not be punished with a more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। Any one, ध्यान से सुनिए, any one of such offenses, इसको आप अंडरलाइन कर लो अपने स्टैट्यूट में। केवल यही दो शब्द हैं जो महत्वपूर्ण। अब देखो, दो परिस्थितियों की बात हो रही है। एक सिचुएशन तो ये वाली हो गई, इसको सिचुएशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब देखो, एक और सिचुएशन हो सकती है, एक और सिचुएशन हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आम तौर पर किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपको इंटेंशन चाहिए और इंटेंशन के साथ-साथ एक्ट चाहिए या फिर ओमिशन चाहिए। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर इस बात को समझने में।
तो हम लोग बीएनएस के कई सारे प्रावधान पढ़ते हैं, जिसमें बताया जाता है कि अगर आदमी ये एक्ट कर रहा है या फिर ये ओमिशन कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, तो हम मानेंगे कि उसने ये वाला अपराध किया है। कई सारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सेक्शन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बिना परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी को इंटेंशनली छुपा देता है या अपने पास रख लेता है, तो उसे कहेंगे कि वो थेफ्ट का अपराध कर रहा है। या फिर कोई व्यक्ति किसी के बच्चे को बिना पूछे, उसकी बिना परमिशन के उसकी कस्टडी से बाहर ले जाता है, तो वो और ऐसा वो इंटेंशनली कर रहा है, तो वो किडनैपिंग का अपराध कर रहा है। तो कहने का मतलब है जो भी अपराध हम लोग बीएनएस में पढ़ते हैं, उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपको कुछ एक्ट करने हैं इंटेंशन के साथ। अगर आप उन एक्ट को करते हो उन इंटेंशन के साथ, तो हम मानते हैं कि आपने वो अपराध किया है। एज़ सिंपल एज़ दैट। अब ये जो दूसरी सिचुएशन है, जो हमने ए पॉइंट के अंदर पढ़ी थी सबसेक्शन 2 के, वो कह रही है कि मान लो कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई व्यक्ति है, जिसने इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट किए या ओमिशन किए। अब दिक्कत ये है कि ये जो एक्ट और ओमिशन उसने किए इंटेंशन के साथ, वो एक अपराध नहीं, एक से ज़्यादा अपराधों की डेफिनिशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब एक्ट वही है, पर वो जो एक्ट है 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर डेफिनेशंस में गिर रहा है। 2 या 2 से ज़्यादा अपराधों की जो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा अपराधों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति अपनी इंटेंशन के साथ, ठीक है? अपनी इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है, ठीक है? इस इंटेंशन के साथ इसने ये जो एक्ट किया, ये एक ऑफेंस की डेफिनेशन को नहीं, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की डेफिनेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि इसको हम कहने को फोर्जरी भी कह सकते हैं या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कह सकते हैं। या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि हम इसको थेफ्ट भी कह सकते हैं या फिर इसको रॉबरी भी कह सकते हैं। या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि हम इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी कह सकते हैं या फिर डेथ बाय नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं। कई सारी ऐसे प्रावधान हैं, कई सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं बीएनएस के अंदर, जो अपराध तो अलग-अलग हैं, पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक-दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि किसी पर्टिकुलर केस में जो एक्ट हो या जिस इंटेंशन के साथ जो एक्ट किए गए, वो ऐसे हों, जो एक से ज़्यादा डेफिनेशंस के अंदर गिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को कैसे सज़ा दो? मान लीजिए इसका जो एक्ट है, इसकी जो इंटेंशन है, वो 2 ऑफेंसेस के अंदर गिर रहा है। एक है ऑफेंस 1, दूसरा है ऑफेंस 2। इसने 2 अलग-अलग ऑफेंस नहीं किए हैं, समझिएगा दोनों में फ़र्क है। एक तो परिस्थिति होती है कि एक ही आदमी एक से ज़्यादा अपराध कर रहा है। जैसे एक आदमी ने एक आदमी के तो पेट पे चाकू मार दिया, दूसरे आदमी की पीठ पे लाठी मार दी। ये कहानी अलग है। यहाँ पे एक आदमी ने 2 अलग-अलग अपराध किए हैं और उसे दोनों के लिए सज़ा मिले। यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आदमी ने अपराध तो एक ही किया है, एक ही इंटेंशन है, एक ही एक्ट। दिक्कत ये है कि वही इंटेंशन और एक्ट एक से ज़्यादा डेफिनेशंस में गिर रहा है। वो ऑफेंस 1 भी हो सकता है, ऑफेंस 2 भी हो सकता है, दोनों की स रिक्वायरमेंट्स को सैटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे इस व्यक्ति को सज़ा दें? एक ऑप्शन तो ये है कि इसको दोनों के लिए सज़ा दे दो, पर दोनों के लिए सज़ा देना तो गवल गलत हो जाएगा ना। डबल जियोपार्डी के प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। एक ही अपराध के लिए आप उसको एक बार से ज़्यादा बार सज़ा दे रहे हो। किया तो उसने एक ही एक्ट इंटेंशन के साथ, तो आप 2 अपराधों के लिए उसे कैसे सज़ा दे सकते हो? फिर क्या करें? फिर हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब दोनों में से किसी एक को कौन चुनेगा? किसके पास ये राइट है?
ये राइट होता है दोस्तों कोर्ट ऑफ लॉ। किसके पास? न्यायालय के। न्यायालय के पास ये चॉइस होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो एक्ट किया है किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ, अगर वो एक से ज्यादा अपराधों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो अपनी चॉइस से किसी भी अपराध के लिए उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है। दोनों के लिए नहीं, किसी भी अपराध। मान लीजिए इस अपराध के लिए 3 साल की सजा है और इस अपराध के लिए 5 साल की सजा है, तो ये कोर्ट की चॉइस। कोर्ट चाहे तो उसे इस अपराध के लिए सजा दे सकता है, चाहे तो इस अपराध, दोनों के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि 5 साल इसके लिए जाओ, 3 साल इसके लिए। वो कहेगा यहाँ तो 3 साल चले जाओ इस अपराध के लिए, कोर्ट की मर्जी। या फिर वो कहेगा कि इस अपराध के लिए आपको 5 साल के लिए जेल में जाना। तो क्या सीखे हम लोग यहाँ पे दोस्तों, कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि किसी भी इंडिविजुअल को एक्ट एक से ज्यादा अपराध की डेफिनेशन में गिर रहे हो, तो हमेशा कोर्ट को उनमें से कोई एक अपराध चुनकर उसके लिए पनिशमेंट देना पड़ता है, जो भी उस अपराध के लिए बताया। ठीक है, कौन करता है ये? कोर्ट। ये हमारी दूसरी सिचुएशन है जो हमने सेक्शन 9 के अंदर हैंडल करी है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन पहली वाली सिचुएशन से थोड़ी सी मिलती जुलती है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हम लोग जब भी किसी अपराध की बात करते हैं और अपराध के लिए जब हमको चाहिए होता है इंटेंशन और एक्ट, तो सिंगल एक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल एक्ट भी हो सकते हैं। ये बताया मैंने आपको, सिंगल एक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल एक्ट भी हो सकते हैं। और जो सबसे पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई वहां पे क्या बताया कि अगर एक सिंगल एक्ट भी उस अपराध को पूरा करता है, पर उसी अपराध को करने के लिए अगर मल्टीपल एक्ट किए गए हैं, मतलब 3 बार डंडा मारा गया है, तो हम क्या मानते थे कि एक ही अपराध कमिट हुआ है। हर डंडे मारने से अलग अलग अपराध कमिट नहीं हुए। ये पहली सिचुएशन थी। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी अपराध को करने के लिए मल्टीपल एक्ट किए गए। मान लीजिए टोटल 5 एक्ट किए गए। मान लीजिए एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5। 5 एक्ट किए गए। दिक्कत ये है कि अगर हम इन पांचों के पांचों एक्टों को अगर मिला दें, तो इनको मिला के बनता है ऑफेंस नंबर 1। एक ऑफेंस बनता है, कोई भी एक्स वाई जी। मान लो ऑफेंस एक्स नाम रख दो, ऑफेंस एक्स नाम। ठीक है, अगर इन पांचों एक्ट को मिला, पर हो क्या रहा है कि अगर इसके 5 एक्ट के बदले हम इन 3 को मिलाएं, केवल शुरू के 3 को, तो दूसरा ऑफेंस बन रहा है। मान लो इसका नाम रख दो ऑफेंस वाई। तो हम कैसे सजा देंगे किसी व्यक्ति? मतलब उसने जो कृत्य किए हैं, अगर सारे कृत्यों को कंसीडर कर दिया जाए तो एक दूसरा अपराध होता है, और अगर उनमें से कुछ ही कृत्यों को पकड़ के रखा जाए तो एक दूसरा अपराध होता है, ऑफेंस वाई होता है। तो यहां पर क्या ऑप्शन है? क्या हम उसे दोनों अपराधों के लिए सजा दें, ऑफेंस एक्स के लिए भी दें, ऑफेंस वाई के लिए भी दें? पर यहाँ पे भी डबल जीओपार्डी का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, क्योंकि एक्ट तो वही है ना। उन्हीं एक्ट के लिए आप दो अलग अलग अपराधों में उसे कैसे सजा दे सकते हैं? उसी एक्ट के आधार पर आपने यहाँ सजा दे दी और उन्हीं एक्ट को आधार बनाकर आप वहां पे भी सजा दोगे, ये गलत। तो इतना तो समझ में आ गया कि दोनों में से किसी एक के लिए ही सजा दे पाओगे। या तो इन 3 एक्ट को ही मिला के जो ऑफेंस बन रहा है उसके लिए सजा दे दो, या फिर जो सारे एक्ट मिला के बन रहा है ऑफेंस उसके लिए सजा दे दो। आपको कोई एक अपराध ही चुनना पड़ेगा। आमतौर पर कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है कि अगर पांचों एक्ट साबित हो गए हैं, ये बात क्लियर कट है कि वो जो व्यक्ति है जिस पे आरोप लगे हैं उसने वो पांचों एक्ट किए हैं, जिनको मिला के कोई एक्स अपराध हो रहा है, तो उसको उस एक्स अपराध के लिए ही सजा मिले, अगर सारे एक्ट साबित हो जाते हैं। पर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी है कि कुछ एक्ट तो साबित हो गए पर कुछ नहीं हो पा रहे, जैसे 3 एक्ट तो साबित हो गए पर चौथे में थोड़ा डाउट है,
या पांचवें में थोड़ा डाउट। तो ऐसी परिस्थिति में जो अपराध बन रहा है उन एक्ट के माध्यम से जो साबित हो चुके हैं, तो कोर्ट उस अपराध के लिए पनिश करते हैं। तो रूल क्या है, जितने भी एक्ट साबित हो चुके हैं, अगर सारे के सारे एक्ट साबित हो चुके हैं तो मिलाकर जो अपराध बन रहा था उसके लिए सजा देनी चाहिए। पर अगर सारे एक्ट साबित नहीं हो पाए, कुछ साबित और जितने साबित हो गए हैं उससे भी कोई अपराध बन रहा है, तो फिर उस अपराध के लिए सजा दे दी जाती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर? कोई टेंशन नहीं? जैसे आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कुछ अपराध हैं जो एक दूसरे से काफी क्लोज हो, जैसे एक रॉबरी का अपराध है, एक डकैती का अपराध, डकैती का। इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ये छोटा सा फर्क ये है कि डकैती करने के लिए हमको 5 या 5 से ज्यादा लोग चाहिए, रॉबरी उनसे कम लोगों में भी हो जाती है। जो एक्ट है मोर और लेस सेम, कि आप किसी व्यक्ति को उसकी जान पर उसे डरा रहे हो और उसकी जान की बाजी लगाकर उससे कोई प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हो, छीन ले रहे हो, तो फियर क्रिएट कर रहे हो आप डेथ का। तो मान लीजिए किसी इंडिविजुअल पर्सन पे या कुछ लोगों पर आरोप लगे कि उन्होंने रॉबरी या डकैती करी, ये सारी बातें साबित हो गई कि उन्होंने जान के लिए उन्हें डराया, प्रॉपर्टी को छीना, उनके साथ जोर जबरदस्ती करी, मार पिटाई करी, ये सब बातें साबित हो गई। और ये भी साबित हो गया कि 5 लोग थे या 5 से ज्यादा लोग, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये सारी ही बातें, सारे ही रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुके हैं तो डकैती के लिए हम सजा दे देंगे सब, डकैती के लिए। पर मान लीजिए बाकी तो सारी बातें साबित हो गई, पर ये बात साबित नहीं हो पा रही कि 5 लोग थे या 4 लोग, ये क्लैरिटी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में कोर्ट करेगा कि जितने भी लोग जिनके बारे में कोर्ट सर्टेन है कि ये तो थे ही 3 लोग या 4 लोग, इन सबको रॉबरी की, किसकी सजा दे देगा? तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग वाली बात भी साबित हो जाती तो डकैती की सज़ा मिल जाती, जो एक बड़ा ऑफेंस है। और अगर वो बात नहीं साबित हो पाती है तो जितने भी बचे हुए चीज़ें बची, जितनी भी बची हुई रिक्वायरमेंट सैटिस्फाई हो पाई, उनसे जो अपराध बन रहा है, रॉबरी का तो बन ही रहा है, उसके लिए। तो कहने का मतलब, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो कि कुछ कोई व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर इंटेंशन के साथ कई सारे एक्ट करें और अगर उन सारे एक्ट को मिला दो तो एक अलग अपराध बनता है, और अगर केवल कुछ ही एक्ट को पिक्चर में लो तो दूसरा अपराध बनता है। तो अगर सारे एक्ट साबित हो चुके हैं तो सारे एक्ट को मिलाकर जो अपराध बन रहा है उसके अंदर सजा दी जाती है। पर अगर सारे एक्ट साबित नहीं हो पाए तो जितने साबित हो पाए हैं उनको मिलाकर अगर कोई अपराध बन रहा है तो उस अपराध, एग्जाम्पल अभी जो हमने पढ़ा, रॉबरी वर्सेस डकैती। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे रॉबरी क्या होता है, डकैती क्या होता है। अभी केवल केवल इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए मैंने इस पॉइंट को आगे रखा। आ गई बात है समझ में? तीनों सिचुएशंस आप सभी लोगों को समझ में आ गई कि सेक्शन 9 में हमको क्या-क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो टोटल 3 परिस्थितियाँ हमारे सामने आई। सबसे पहली कि मल्टीपल एक्ट्स इन्वॉल्वड हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल एक्ट को अलग अपराध नहीं मान रहे। उन मल्टीपल एक्ट से जो टोटल अपराध बन रहा है, उसके लिए एक अपराध कंसीडर करते हुए उसको हम लोग सजा दे रहे हैं। इसमें वही डंडा बार-बार मारने वाला एग्जाम्पल रहेगा। दूसरी सिचुएशन में क्या रहा कि अगर कोई अपराध किया गया है, कोई एक्ट किया गया है इंटेंशन के साथ, पर वो एक से ज़्यादा अपराधों की डेफिनिशन को सैटिस्फाई, तो यहाँ पे किसी एक अपराध के लिए सज़ा मिलेगी, कोर्ट चूज़ करेगा, ठीक है? कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है। और तीसरे नंबर पर कि ऐसी परिस्थिति है कि कुछ मल्टीपल एक्ट्स किए गए हैं, जिन सबको कंसीडर करने पर कोई दूसरा अपराध बनता है और उनमें से कुछ को कंसीडर करने पर कोई दूसरा अपराध। तो अगर सारे एक्ट साबित होते हैं तो उस अपराध के लिए सजा मिलेगी। अगर केवल कुछ ही एक्ट साबित हो पाए हैं और उनसे कोई अपराध बन रहा है तो उस अपराध के लिए सजा। क्लियर है? तीनों कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गए। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में बने
चाहे वो मेंस में बने, मुझे उम्मीद है कि आप उसको कर लोगे, समझ लोगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसा मैंने आपको शुरू में बोला, भाषा में नहीं फँसना। कई बार क्या होता है कि बच्चा भाषा में ही फँसा है। सर इस शब्द का मतलब है, सर ये क्या लिखा हुआ है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर कट। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 अपने नोट्स में लिख लो, दिमाग में बिठा लो, ऐसे का ऐसा एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर दोगे, मोर देन ठीक है? चल चलते हैं सेक्शन 10 पर। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन, ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। ऐसा भी होता है, आप लोग थोड़ा सा चौंकेंगे इसमें। इन ऑल केसेस in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offenses he is guilty, the offender shall be punished for the offense for which, ध्यान से सुनिएगा, for which the lowest, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all, the lowest। ये क्लियर कट आपका एमसीक्यू बन जाता है प्रीलिम्स में। तो याद क्या रखना है, लोएस्ट। बात क्या हो रही है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो, आमतौर पर क्या है कि हमको किसी व्यक्ति को पनिश करना है, हमको किसी व्यक्ति को पनिश करना है। तो पनिश हम किसके लिए करते हैं, किसी ऑफेंस के लिए करते हैं। और हर एक ऑफेंस की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंटेंशन होनी चाहिए, और इंटेंशन के साथ उसने कुछ एक्ट या फिर ओमिशन किया हो। और वो क्या एक्ट होगा, क्या ओमिशन होगा, वो स्पेसिफाइड है। जैसे किसी की हत्या करना, किसी को किडनैप कर लेना, किसी के यहाँ चोरी कर लेना, ठीक है? क्लियर कट है। तो आम तौर पर 99% सिचुएशंस में तो हमें पता हो कि अगर ये सारे एक्ट साबित हो गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और ये बात साबित हो गई कि उसने ऐसा इंटेंशन के साथ किया, तो हम इस अपराध के लिए उसे सज़ा देंगे। जैसे अगर उसने हत्या की है तो मर्डर के लिए सज़ा देंगे, चोरी की है तो थेफ्ट के लिए सज़ा देंगे, किडनैपिंग की है तो किडनैपिंग के लिए सज़ा देंगे, क्लैरिटी रहे। पर दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है, पर होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ एक्ट किए हैं, कुछ ओमिशंस किए हैं, वो एक्ट और ओमिशन साबित भी हो, ये बात साबित हो गई कि इस व्यक्ति ने ये एक्ट किया था या फिर ये ओमिशन किया था और इंटेंशन के साथ किया था। दोनों बातें साबित हो चुकी हैं। दिक्कत की बात ये है कि वो जो एक्ट या ओमिशन साबित हुआ है, वो जो इंटेंशन साबित हुई है, उनके कारण से अपराध हो कौन-सा कमिट रहा है, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति। जहां पर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इन एक्ट और ओमिशन के साबित होने के बाद या तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने कोई ऑफेंस 1 कमिट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्होंने कोई ऑफेंस 2 कमिट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्होंने कोई ऑफेंस 3 कमिट किया है। क्लैरिटी नहीं है, कोर्ट श्योर नहीं कि 1 किया है, 2 किया है या 3 किया है, पर इतना श्योर है कि ये जो एक्ट या ओमिशन साबित हुई है या ये जो इंटेंशन साबित हुई है, इनमें से ही कोई एक अपराध इसने किया है। जब भी दोस्तों एक कन्फ्यूजन वाली परिस्थिति होती है, तो हमारा कानून ये कहता है कि कोर्ट क्या करे, अपनी जजमेंट के अंदर, मतलब जो अपना फैसला सुनाएगा उसके अंदर इस बात को लिख कि कोर्ट अपना मन नहीं बना पा रहा है कि असल में अपराध हुआ कौन सा, और जिन भी अपराधों को लेकर कोर्ट के दिमाग में कंफ्यूजन है, उन सारे अपराधों को मेंशन कर दे कि अपराध 1 भी हो सकता है, अपराध 2 भी हो सकता है, अपराध 3 भी हो सकता है, और सजा दे। मतलब कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट हमेशा 100% श्योर हो ही कि किसी अपराधी ने कौन सा अपराध किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ये इस बारे में कंफ्यूजन में हो कि अपराध हुआ कौन सा। ये पता है कि अपराध हुआ है, पर हुआ कौन सा है इसके बारे में कंफ्यूजन है, और 2-3 उसके दिमाग में है कि ये अपराध हो सकते हैं।
तो उसे क्या करना है, अपनी जजमेंट के अंदर उन सारे पॉसिबल ऑफेंसेस को लिखना है जिसके संबंध में कंफ्यूजन है, और सजा दे देनी। अब सवाल ये है कि सजा दे देनी है, वो तो बात समझ में आ गई, पर सजा मिलेगी कौन से ऑफेंस? जो जिन ऑफेंसेस में कंफ्यूजन है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनमें से कौन से ऑफेंस के लिए सजा मिलेगी? ऑब्वियसली बात है, सबके लिए तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वही फिर से बात, डबल जीओपार्डी का प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। एक्ट तो वही है ना, इंटेंशन तो वही है ना, एक ही एक्ट और इंटेंशन के लिए कितने अपराधों के लिए सजा दोगे आप? एक ही लिए ही दोगे, ऑब्वियसली बात। तो सजा कौन से अपराध के अनुसार मिलेगी? क्योंकि हो सकता है कि इस अपराध के लिए, ऑफेंस 1 के लिए 2 साल की सजा हो, इसके लिए 3 साल की, उसके लिए 5 साल की हो। अब कैसे सजा मिलेगी? यही रूल हमने अभी पढ़ा सेक्शन 10 के अंदर, जो कहता है कि जब भी ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी, तो कोर्ट अगर पनिश करता है कन्फ्यूजन के बने रहते हुए, तो पनिश केवल उस ऑफेंस के लिए करेगा। मतलब जिनमें भी कन्फ्यूजन है वो सारे ऑफेंसेस को मेंशन तो करेगा, पर जो सजा मिलेगी, जो इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर जो फाइन होगा, वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को मद्देनजर रखते हुए होगा जो सबसे हल्का होगा, जिसके लिए सबसे लोएस्ट पनिशमेंट प्रोवाइड की गई। हमारे इस एग्जाम्पल में किसके आधार पर उसको सजा? समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट कहेगा कि मैं ऑफेंस 1 के लिए पनिश कर रहा हूँ। कोर्ट तो तीनों ऑफेंसेस मेंशन करेगा और बोलेगा कि मुझे कंफ्यूजन है, पर जब बात आएगी कारावास को ग्रांट करने की, पनिशमेंट को देने की, सेंटेंस को देने की, तो वो सबसे हल्के वाले ऑफेंस के अनुसार, कि इन तीनों में से या चारों में से सबसे हल्का अपराध कौन सा है और उसके लिए कितना कारावास या फाइन बताया गया है, उस अनुसार पर। आगे बात समझ में? तो ये लोएस्ट वाली बात आप सभी को याद, क्लियर हो गया? ये हो गया दोस्तों आपका सेक्शन 10। अब जो हम लोग अगला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 11, यहां से दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी, एंड दैट कॉन्सेप्ट वुड बी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में भी शॉर्ट नोट, और कभी कभी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक सा चर्चा है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शब्दों में मत फंसिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उस पर अपना फोकस बना के रखिए। शुरुआत करते हैं सेक्शन 11 से, जो सिंपली टाइटल्ड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये क्या कहता है? whenever any person, ध्यान से सुनिए, is convicted of an offense, ध्यान से सुनिए, convicted of an offense for which under this संहिता the court has the power to sentence him to rigorous, ध्यान से देखिएगा, रिक्वायरमेंट पे रिक्वायरमेंट आ रही है, to rigorous imprisonment, the court may, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale। अभी स्केल पे बाद में आएंगे, पहले बिल्कुल बेसिक सी चर्चा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है क्या और इसको कब ग्रांट करते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है? देखो, हम लोगों ने कल एक बात पढ़ी कि जब भी किसी व्यक्ति को हम लोग पनिश करते किसी भी ऑफेंस के लिए, तो कई अलग अलग तरीके के पनिशमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एक पनिशमेंट हो सकता है कि हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, एक पनिशमेंट हो सकता है कि उससे कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे, एक पनिशमेंट हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग जब्त कर लेंगे, एक पनिशमेंट हो सकता है कि हम उसको डेथ पेनल्टी दे देंगे। इसके अलावा एक पनिशमेंट हो सकता है कि हम उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भेजेंगे, और एक पनिशमेंट हो सकता है कि उसे इम्प्रिजनमेंट भेजेंगे किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट विद ड्यूरेशन, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल।
तो जब भी हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बातें करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे पिक्चर में नहीं आता, ना फाइन की परिस्थिति में, ना सॉलिड ये कम्युनिटी सर्विस में, ना ही प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन में, ना ही डेथ वाली सिचुएशन। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पिक्चर में आता है केवल इन दो सिचुएशंस में, जहां पर किसी व्यक्ति को कारावास हो रहा है, सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ठीक है, केवल कारावास की परिस्थिति में ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का डिस्कशन होता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कारावास की परिस्थिति में केवल तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को रिगरस रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो। कल मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती है इम्प्रिजनमेंट के बारे में। एक तो होता है इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन कितना है, मतलब 3 साल जेल में रहना है, 5 साल जेल में रहना है, 10 साल जेल में रहना है, या फिर पूरी जिंदगी जेल में रहना है, टर्म कितना है। और एक होता है उस इम्प्रिजनमेंट का नेचर क्या है। नेचर माने वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा या रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट माने जहां पर आपसे हार्ड लेबर करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, पत्थर तुड़वाएंगे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट माने जहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आमतौर पर जब भी कोई ड्यूरेशन वाला इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ग्रांट करता है, तो कोर्ट के पास चॉइस होती है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करना चाहता है या रिगरस। किसी किसी में तो मजबूरी होती है कि सिंपल ही देना है, बट ज्यादातर अपराधों में जो सीरियस है, उसमें सिंपल भी दिया जा सकता है, रिगरस भी दिया जा सकता है। और साथ साथ हमने जजमेंट के माध्यम से ये भी पढ़ा था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा रिगरस ही होती है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हमेशा केवल दोस्तों तभी पिक्चर में आएगी जब किसी व्यक्ति को पनिशमेंट के तौर पर इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, चाहे उसका कोई भी ड्यूरेशन हो, और इम्प्रिजनमेंट का जो नेचर है वो रिगरस है। कहने का मतलब है अगर किसी को केवल सिंपल इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं डाला। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पिक्चर में केवल तभी आएगी जब इम्प्रिजनमेंट रिगरस है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो। अब आते हैं बेसिक बात पे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। देखो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का आम भाषा में मतलब है किसी व्यक्ति को बिल्कुल अलग थलग बंद कर देना। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, खासकर कुछ टेररिस्ट बेस्ड मूवीज में देखा होगा, या अदरवाइज आपने देखा होगा कि वैसे तो जेल में कई सारे लोग होते हैं, एक ही कमरे में, एक ही रूम में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, एक ही कंपाउंड में कई सारे लोग होते हैं। पर कभी कभी आप देखते हो कि किसी व्यक्ति को कहीं अलग बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, अंधेरे में, बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट, जहाँ पे उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहाँ पे उसको बिल्कुल अलग-थलग करके रखा है। इसको बहुत सीवियर माना जाता है, बहुत कठिन पनिशमेंट माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा दिन आप बिल्कुल अलग हो, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, आदमी दिमागी रूप से बिल्कुल पागल हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में। ठीक है? तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जा सकता है? जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की परिस्थिति हो, जिसका नेचर रिगरस हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, टर्म की बात पढ़ते हैं, ड्यूरेशन की बात पढ़ते हैं। देखिए, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. A time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. और आखिर में a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, इसको समझने के बाद इसका टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो होता है कि इम्प्रिजनमेंट का क्या टर्म है, कि कितने दिन आपको सलाखों के पीछे रहना है, वो अलग चीज। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है, जो आपको अलग अलग रखा जा रहा है, वो कितने दिनों के लिए रखा जा सकता है, उसका क्या ड्यूरेशन हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट के ही ड्यूरेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या ड्यूरेशन रहेगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैक्सिमम पीरियड है जिसके आगे ये जा ही नहीं सकता, मैक्सिमम है 3 महीने। 3 महीने से ज्यादा कभी भी किसी भी व्यक्ति
किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसके इम्प्रिजनमेंट का ड्यूरेशन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाता। दिस इज दी मैक्सिमम। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को इस मैक्सिमम लिमिट तक रखा जा सके। आप कैसे डिसाइड करते हैं? अगर कोई व्यक्ति है जिसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है और उसके जो इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन है वो 6 महीने से कम, लेस देन 6 मंथ है उसकी इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन, तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम उसको रख सकते हैं वो रख सकते हैं मैक्सिमम 1 महीने, मैक्सिमम 1 मंथ। तो अगर आपको 4 महीने की सजा हुई है, 5 महीने की सजा हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। वहीं आपको अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है जो मोर देन 6 मंथ है, 6 महीने से तो ज्यादा है, पर लेस देन 1 ईयर, मतलब 6 महीने से लेके 1 साल के बीच की अवधि आपके इम्प्रिजनमेंट की, जो रेगुलर इम्प्रिजनमेंट हुआ है आपको, 7 महीना है, 8 महीना है, 9 महीना है, 10 महीना है, 11 महीना है, तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट काटना पड़ सकता है, दैट इज 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। ठीक है, और तीसरी और आखिरी परिस्थिति, अगर आपको जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ है वो मोर देन 1 ईयर के लिए है, मतलब 1 साल से ज्यादा है, फिर चाहे कितना भी हो, 1 साल हो, 1.25 साल हो, 1.5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 50 साल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 साल से ज्यादा आपका ड्यूरेशन है तो आपको जो सजा होगी, वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम वही होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया, 3 मंथ। तो ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3। बाकी निर्भर करता है कि जो आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसकी ड्यूरेशन, 6 महीने से कम तो 1, 6 महीने से 1 साल के बीच में 2 महीना, 1 साल से ज्यादा 3, उससे ज्यादा नहीं। एक और बात, मैंने आपको बोला कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देने के लिए आपको जो इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे कोर्ट अगर चाहे तो किसी व्यक्ति को जो पूरी अवधि है वो पूरी सिंपल दे सकता है या पूरी रिगरस दे सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट कॉम्बिनेशन बनाए, कुछ पार्ट के लिए इम्प्रिजनमेंट को सिंपल रखे, कुछ पार्ट के लिए रिगरस रखे। जैसे मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा हो रही है, तो कोर्ट बोले कि आपकी जो सजा है वो 2 साल तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल तक रिगरस है, तो इसको भी हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही मानते हैं और इस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। और यहाँ पे इस कैलकुलेशन को करने के लिए उसकी जो पूरी अवधि है सिंपल और रिगरस मिला के उस पूरी को काउंट किया जाता है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वो 1 महीने तक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा या 2 महीने तक के लिए रहेगा या फिर मैक्सिमम 3। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, उसका टर्म क्या। अब आते हैं सेक्शन 12, ये बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब एक तो लिमिट हम लोग यही पढ़ के आ रहे हैं, ड्यूरेशन वाली जो लिमिट है वो पढ़ के आ रहे हैं, पर ये उसी ड्यूरेशन के अंदर कुछ भी उसकी बात करता है। बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सरल सी है, पर फिर से वही बात कहूंगा, लैंग्वेज में नहीं, मैथमेटिक्स से सिंपल, उसको समझ लीजिए एक बार मेरे माध्यम से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले क्या कह रहा है सेक्शन 12, उसको समझ। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, such confinement shall in no case exceed 14 days, ध्यान से सुनना, exceed 14 days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods। अभी समझाऊंगा। And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month of the whole imprisonment award, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such।
अभी मैं आपको समझाता हूं कि क्या बोला बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं। रूल्स ऑन लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या रूल्स हैं? ठीक है, देखो, सबसे पहला रूल है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में, वन गो में 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन वन गो मतलब एक बार में मैक्सिमम कितना है? 14। मैक्सिमम कितना है? 14 डेज। मतलब अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि मैक्सिमम लिमिट है वैसे आमतौर पर कि किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते हैं, या फिर 6 महीने से कम है सजा तो 1 महीने के लिए, 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो 2 महीने के लिए। अब आप कह रहे हो कि सर वहां पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पड़ा, ये 14 दिन कहाँ से आ गया? समझो, वो जो 1 महीना है या 2 महीना है या 3 महीना है, वो ओवरऑल लिमिट है सॉलिटरी कंफाइनमेंट की, कि किसी व्यक्ति ने अपने कारावास के दौरान टोटल पीरियड सॉलिटरी कंफाइनमेंट में कितना काटना है। ठीक है, जैसे 3 महीने का एग्जाम्पल ले लो तो 90 दिन, 2 महीने का एग्जाम्पल ले लो तो 60 दिन हो गए, 1 महीने का एग्जाम्पल ले लो तो 30 दिन हो गए। टोटल इतना कंफाइनमेंट में उनको रखा जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक बार में ही 3 महीना आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखने के लिए बोल दो, या फिर एक बार में ही 2 महीना, या फिर एक बार में ही 1 महीना। नहीं, लगातार लगातार आप किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 14 दिन के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख सकते, मैक्सिमम 2 हफ्ते। और अगर आपने मान लीजिए 14 दिन तक किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख लिया लगातार, फिर क्या है? आपकी जिम्मेदारी है कि आपको दूसरे नंबर पे ब्रेक देना, उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट से निकालना पड़ेगा। और ब्रेक कितना होगा? उतना ही बड़ा ब्रेक होगा जितना बड़ा सॉलिटरी कंफाइनमेंट जो वन गो में आपने किया। अगर आपने लगातार, आप मैक्सिमम 14 दिन के लिए रख सकते थे एक बार में, मानो आपने पूरे 14 दिन के लिए उसे रखा, तो जो आपको ब्रेक देना होगा वो भी कम से कम 14 दिनों का ही होगा, दोबारा उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भेजने से पहले। तो अगर 2 हफ्ते उसे अंदर रखा है, 14 दिनों से अंदर रखा है, तो आप 2 हफ्ते के लिए उसे बाहर रखोगे, 14 दिन के लिए बाहर रखोगे, तब उसे दोबारा आप भेज सकते। पर मान लीजिए 14 दिन तो मैक्सिमम है ना, आपने मान लीजिए 10 दिन के लिए उसको लगातार सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा था, तो आपको 10 ही दिन के लिए उसे आजाद रखना पड़ेगा, फिर उसे भेज सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि वन गो में, एक बार में किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए हम सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रख, और जितने भी पीरियड के लिए हम रखते हैं, मैक्सिमम 14 है, जितने भी पीरियड के लिए रखते हैं, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन, उतने ही पीरियड का उसको ब्रेक देना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसे आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में दोबारा भेज पाओ। यहां तक बात क्लियर है? अब आते हैं तीसरे पॉइंट। मान लीजिए कि जो इम्प्रिजनमेंट हुई है किसी व्यक्ति को, यहाँ पे सॉलिटरी कंफाइनमेंट की बात नहीं हो रही, इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, जो टोटल ड्यूरेशन है इम्प्रिजनमेंट का, किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा का हुआ है, 3 मंथ्स प्लस है, 4 महीने की सजा हुई है, 5 महीने की सजा हुई है, 6 महीने की हुई है, 1 साल की हुई है, 2 साल की हुई है, 50 साल की हुई है, मतलब अगर 3 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन है किसी भी व्यक्ति के टोटल इम्प्रिजनमेंट का, तो वहां पे एक और रूल जुड़ जाता है तीसरे नंबर का। और वो रूल क्या है कि 1 महीने में आप किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 7 दिन के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा। अगर आपकी जो टोटल इम्प्रिजनमेंट है 3 महीने से कम है, मानो 2 महीने की है, तो वहां पे आप किसी व्यक्ति को 1 महीने तक रख सकते हो ना सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, जो हमने पढ़ा।
0 से लेके 6 महीने तक के लिए 1 महीना है, 6 महीने से लेके 1 साल के लिए 2 महीना है, 1 साल से ज़्यादा 3 महीना है। तो मान लीजिए आपकी इम्प्रिज़नमेंट 2 महीने की या ढाई महीने की, तो वहाँ 1 महीने के लिए तो रख सकते हो। अगर 3 महीने से कम की आपकी टोटल इम्प्रिज़नमेंट, तो ये आप पे रूल 3 अप्लाई नहीं होगा। फिर आपको केवल ये 2 रूल्स का ध्यान रखना है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। पर अगर आपकी इम्प्रिज़नमेंट 3 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, 4 महीने हो जाती है, 5 महीने हो जाती है, 6 महीने हो जाती है, आगे कितनी भी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे आपके ऊपर ये तीसरे नंबर का रूल लगता है, एक एडिशनल रूल लगता है, जहाँ पर 1 महीने के आप किसी व्यक्ति को 7 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख, ठीक है? तो टोटल 3 रूल। पहला रूल कि एक बार में वन गो में किसी व्यक्ति को 14 दिन से ज़्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखो, वन गो नहीं रखो। दूसरा, जितना भी ड्यूरेशन आपने वन गो में रखा किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उतना ही ड्यूरेशन का आपको ब्रेक देना, जितना भी हो। और तीसरा रूल जुड़ जाएगा अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा है, कि 1 महीने में आप किसी को 7 दिन से ज़्यादा नहीं रख पाओगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। एक तरफ आप कह रहे हो कि वन गो में 14 दिन तक रख सकते हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि 1 महीने में 7 ही दिन रख सकते हैं। तो जब 1 महीने में 7 ही दिन रख सकते हैं, तो फिर 14 दिन होंगे कैसे लगातार? हो ही नहीं पाएँगे। ऐसा आ रहा है ना दिमाग में क्वेश्चन? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भले ही 1 महीने में 7 दिन की लिमिट हो, फिर भी मैं किसी व्यक्ति को लगातार 14 दिन के लिए लिख रख सकता हूँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। क्यों नहीं रख सकता? नहीं रख सकता। सोचो, जैसे जनवरी के मान लो आखिरी हफ्ते में, मान लो 24 तारीख को मैंने किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा, उससे पहले नहीं भेजा, जनवरी के पूरे महीने नहीं भेजा, 24 तारीख को भेजा, आखिरी हफ्ते में भेजा, तो जनवरी के 7 दिन काट लेगा वो, फिर लग जाएगी फरवरी, फिर फरवरी का पहला हफ्ता मैंने उसे लगातार रखा, तो टोटल हो गए ना 14 दिन लगातार। जनवरी का आखिरी हफ्ता पूरा, फरवरी का पहला हफ्ता पूरा, 14 दिन रख दिया लगातार और 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा भी नहीं हुआ। जनवरी में भी 7 दिन, फरवरी में 7 दिन। आ गया ना समझ में? तो वन गो में मैक्सिमम 14 दिन, जितना भी दिन रखूँगा उतना ही कम से कम ब्रेक और 1 महीने में मैक्सिमम 7 मैं किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख, बस ये 3 बातें हैं सरल-सरल सी, इसमें क्या है कठिन? कुछ भी नहीं है। ठीक है? क्लियर? आ गई बात समझ में? आ जाओ, मज़ेदार है ना? देखो समझने वाली चीज़ है। जहाँ-जहाँ आपको समझ में चीज़ आएगी, वहाँ आपको मज़ा आएगा और जहाँ-जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके लिए भार बन जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कोई बात एक बार में ना समझ में, तो ऐसे बच्चों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी बार ज़रूरत लगे, उतनी बार सेशंस को देखें। मैं आपको खुद अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मैं एलएलबी के दौर में था, आपके टाइम पे तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपके पास लेक्चर आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। हमारे उस समय पे कहाँ 2014-15 में ये सब नहीं था इतना। तो मैं तो दोस्तों ये किया करता था कि एक ही टीचर है, वो कई सारे सेक्शंस में पढ़ाता है। डीयू में तो यही होता है कि एक टीचर है मान लो क्रिमिनल लॉ का, तो वो 2-4 सेक्शंस तो कवर करता ही करता है। तो मेरे सेक्शन में मानो उसकी कोई क्लास हो गई। अब मेरे को कुछ बातें समझ में आ गई, कुछ नहीं आ, तो मैं क्या करता था कि मैं उस टीचर का टाइम टेबल निकलवाता था कि उनकी दूसरे सेक्शन में कब होगी क्लास और मैं उस सेक्शन में जाके बैठ जाता था। अगर मेरे खुद के सेक्शन से कोई क्लैश नहीं हो रहा होता था किसी लेक्चर से या फिर कभी-कभी मैं अपना कोई लेक्चर छोड़ भी देता था अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता था, तो दोबारा जाके उस कहानी को दोबारा सुनता था और कई बार ऐसा होता था कि दूसरी बार में, कभी-कभी तो तीसरी बार में ऐसी बातें समझ में आती थी जो शायद पहली बार में नहीं आई। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी ऐसा लगे कि कोई बात उतनी गहराई से समझ में नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी, जितने कॉन्फिडेंटली सर बता रहे थे, मुझे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो सेशन को दोबारा और हो सके तो स्पीड बढ़ा के देख लो। आप लोग तो टेक्नोलॉजिकल बंदे हो, आपको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं सेक्शन 13, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। ये बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात है, बहुत सरल सी बात। क्या कह रहा है? whoever having been convicted by a court in India of an offense punishable under chapter 10 or chapter 17 of this Sanhita with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offense punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10। आगे बात समझ में आई? देखो क्या कहा जा रहा है, आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सरलता से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, नॉर्मली तो हमारा क्या भाव रहता है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसका अपराध की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई होती है, मतलब इंटेंशन भी साबित होती है, उसका एक्ट भी साबित होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको पनिशमेंट दे देते हैं। पनिशमेंट किस अनुसार देते हैं? सेक्शन में जो लिखा है। सेक्शन में लिखा है कि अगर 3 साल तक की सजा दे सकते हो, 3 साल की दे देते हैं, 5 साल तक की दे सकते हो, 5 साल की दे देते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। नो डाउट डिस्क्रेशन होता है, चॉइस होती है, पर उन लिमिट्स में रहते हुए जो भी सजा दी जा सकती है हम उसको दे देते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों कई बार एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, नया तो नहीं है पर हाँ, एक अलग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, रिपीट ऑफेंडर। रिपीट ऑफेंडर। अभी जो रिपीट ऑफेंडर्स वाली बात है, रिपीट ऑफेंडर्स का मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक ही व्यक्ति जो एक ही जैसा अपराध बार बार करे, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रिपीट ऑफेंडर। जैसे एक व्यक्ति ने चोरी की आज, कल को वो फिर पकड़ा गया दूसरी चोरी के लिए, अगले दिन वो फिर पकड़ा गया दूसरी चोरी के लिए, एक की सजा काट चुका है, फिर भी बाज नहीं आ रहा, फिर चोरी कर रहा है, जन्मजात चोर है। होता है ऐसा। जन्मजात चोर है। आपने एक वो मीम देखा होगा, रील देखी होगी, अ, जिसमें वो कोई क्या कहते हैं क्रिमिनल है, उसको पुलिस लेके जा रही है, तो वो बोल रहा है बड़ा प्राउडली कि मैं वो क्रिमिनल हूँ, शायद बदमाश बोलता है, मैं बदमाश हूँ, मेरे पिताजी भी बदमाश थे, मेरे दादाजी भी बदमाश थे। तो कुछ होते हैं नामजद क्रिमिनल्स होते हैं कि आप उनको कितनी भी सजाएं दे लो, पर वो बाज नहीं आते। अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो फैमिली बिजनेस है, फैमिली से एक्वायर्ड जो स्किल है, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। पर एक बात समझिएगा, ये जो रिपीट ऑफेंडर्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा काम नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि एक ही अपराध कोई व्यक्ति बार-बार करता हो, पर कानून के लिए हो सकता है उस बात की कोई रिलेवेंस ना हो। हर बार जो अपराध करेगा, उसके अपराध के लिए जो सज़ा बताई गई है, वही उसको मिलेगी। पहली बार करने पे भी मानो 3 साल की मिलेगी, दूसरी बार करने पे भी मानो 3 साल की मिलेगी, तीसरी बार करने को भी मानो 3 साल की मिलेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि वो एक रिपीट ऑफेंडर है। पर कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जहाँ पर इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर है या नहीं, और फ़र्क कैसे हम महसूस कराते हैं उस व्यक्ति को जो रिपीट ऑफेंडर है, कि पहली बार उसको जो सज़ा मिली, उसके मुकाबले जब दूसरी बार उसको सज़ा मिलेगी, वो ज़्यादा, कई ज़्यादा। तो यहाँ पर जो रिपीट ऑफेंडर होने वाली बात है, वो रिलेवेंट है। अब बीएनएस के अंदर 2 चैप्टर्स का ज़िक्र है। एक है चैप्टर 10 और एक है चैप्टर 17, है ना? चैप्टर 17, इन 2 चैप्टर्स का डिस्कशन। चैप्टर 10 के अंदर बात की गई है करेंसी नोट्स, कॉइन्स, इन सब का जो हम लोग नकली सिक्का बनाना, नकली नोट बनाने वाली जो बात है, काफ़ी सीरियस सिचुएशंस इसके अंदर कवर है। चैप्टर 17 बहुत व्यापक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं, वो चैप्टर 17 में कवर हैं, जैसे थेफ्ट वगैरह चैप्टर 17 में आते हैं। सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हमारा ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको अभी हमने पढ़ा, वहां पे इसी बात को बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर है उन अपराधों का जिसको चैप्टर 10 के अंदर दिया गया है या फिर चैप्टर 17 के अंदर दिया गया है, और वो ऐसे अपराध हैं जिनके लिए जो सजा है, जो सेक्शन के अंदर लिखी हुई सजा है, वो 3 साल या फिर उससे ज्यादा है। 3 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन अपराधों को कोई व्यक्ति दोहराता है, मतलब इन अपराधों का अगर वो व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर है, तो जब वो व्यक्ति दूसरी बार अपराध करेगा ना, तो उसे 3 साल की सजा नहीं मिलेगी या फिर वो सजा नहीं मिलेगी जो सेक्शन में लिखी। यहाँ पे उसको जो सजा मिलेगी वो कई ज्यादा हो, या तो उसे हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकते हैं या फिर उसको 10 साल तक, अप टू 10 ईयर्स तक की सजा हो सकती है अपराध के साथ। जैसे मान लीजिए कोई एक्स अपराध मान लीजिए कोई एक्स अपराध है और वो चैप्टर 10 के अंदर दिया गया और उसके लिए जो सजा बताई गई है सेक्शन के अंदर, वो बताई गई है 5 साल फॉर एग्जाम्पल। तो आमतौर पर कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा ये वाला, तो उसको 5 साल तक की सजा होगी, हमें पता है। हम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने ये अपराध किया, उसको सजा होगी, उसका कन्विक्शन हो गया। अब आगे चल के अगर वो दोबारा अगर इस अपराध को करेगा, तो दूसरी बार या तीसरी बार जितनी भी बार करेगा उसको जो सजा मिलेगी वो केवल 5 साल तक की नहीं होगी, जैसा सेक्शन में लिखा था या जैसे उसको मिली थी पहली बार। अब जो उसको दूसरी बार जब इसने रिपीट किया है उस ऑफेंस को, जो अब उसको सजा मिलेगी वो या तो 10 साल तक की होगी, भले ही इस सेक्शन में लिखा है 5 साल तक, पर क्योंकि एक रिपीट ऑफेंडर है उन ऑफेंसेस का जो चैप्टर 10 में लिखे हैं, चैप्टर 17 में लिखे हैं, इसलिए इसको 10 साल तक की सजा मिल सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है रिपीट ऑफेंडर होना बहुत सीरियस हो जाता है उन अपराधों के संबंध में जो चैप्टर 10 के अंदर दिए गए हैं और चैप्टर 17 के अंदर दिए गए। बस एक छोटी सी बात याद रखना दोस्तों, हर एक अपराध जो चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में दिया है वो यहाँ कवर नहीं हो रहा। केवल वही अपराध जो चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में तो दिए हुए ही हैं, पर उनके लिए जो सजाएं हैं, जो डिफॉल्ट सजाएं हैं, वो 3 साल या उससे ज्यादा, ये दोनों रिक्वायर। मतलब मान लीजिए अगर चैप्टर 10 में कोई अपराध है जिसकी सजा 2 साल की है, मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें 2 साल का है, तो ये वहां पे बात लागू नहीं होगी। तो अगर वो रिपीट ऑफेंडर भी है तो अगली बार भी उसको 2 साल तक की सजा होगी। पर अगर सजा 3 साल या उससे ज्यादा की और इन दो चैप्टर्स का में गिरने वाला वो कोई अपराध है, तब ये बात लागू होगी और दूसरी बार अपराध करने पर उसको 10 साल तक की सजा होगी या फिर लाइफ इम्प्रिजन। तो रिपीट ऑफेंडर्स के लिए एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, अभी तक तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब दोस्तों इस मुकाम पर हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो टॉपिक होगा जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, जिनको जनरल डिफेंसेस भी आप बोल सकते हो। ये टॉपिक दो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर कई सारे सेक्शंस हम लोगों को कवर करने हैं। पर जितने भी सेक्शंस हम लोग दोस्तों कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो एक ही सूत्र से बंधे हुए, एक ही कॉन्सेप्ट से बंधे हुए। और वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या बात है, सबसे पहले उसी को समझ, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर जो सेक्शन की चर्चा है उस चर्चा। क्या है जनरल एक्सेप्शन? देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है इस बात को समझ। आम तौर पर हमारा क्या फंडा रहता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने कोई एक्ट किया या फिर कोई ओमिशन किया और उस एक्ट को, ओमिशन करने को उसने इंटेंशन के साथ किया, और ये जो एक्ट या ओमिशन है जो उसने इंटेंशन के साथ किया है,
वो हमारे बीएनएस के अंदर किसी ऑफेंस की डेफिनेशन में गिर रहा है, किसी अपराध की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति एक अपराधी है। और क्योंकि उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसको पनिश। और पनिश करने के वही सारे जरिए जो हम लोगों ने पढ़े, डेथ पेनल्टी देंगे, फाइन लगाएंगे, लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, या किसी ड्यूरेशन वाला इम्प्रिजनमेंट देंगे, रिगरस देंगे, सिंपल देंगे, कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज देंगे, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। तो वो सारे ऑप्शन। तो किसी व्यक्ति का किसी एक्ट या ओमिशन को करना इंटेंशन के साथ जो किसी अपराध की डेफिनेशन में गिर रहा है, वो उस व्यक्ति को अपराधी बनाता है और सजा का पात्र बनाता है। यही है फंडा पूरे बीएनएस का, पूरे क्रिमिनल लॉ का, यही फंडा है। अब इस फंडे के अंदर ये जो जनरल एक्सेप्शंस है या ये जो जनरल डिफेंसेस है, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, इसको समझ। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर कोई व्यक्ति भले ही उन एक्ट को करता हो, भले ही उन ओमिशंस को करता हो, भले ही वो इंटेंशन के साथ भी उनको कर रहा हो, जो किसी अपराध की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हो, इन सारी बातों के बावजूद हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानते। और क्योंकि हम उसको अपराधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको सजा किस बात की देंगे? सजा भी नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात। मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, एक्ट की भी, ओमिशन की भी, इंटेंशन की भी। मतलब ऑफेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी क्लियर कट सेटिस्फाई हो रही है, पर फिर भी हम किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं मानते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह, स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह। जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस दो कैटेगरी की हो सकती है। पहली कैटेगरी होती है ऐसी सर्कमस्टांसेस जो उन कृत्यों को एक्सक्यूज कर देती है, या फिर वो ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जो उन कृत्यों को, उन एक्ट्स को जस्टिफाई कर देती है। मतलब या तो वो ऐसी परिस्थिति होंगी जहां पर कानून सब कुछ देखकर भी अपनी नजरें फेर लेगा, ये बात मानकर कि आपने ऐसा किया है जो अपराध की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, पर फिर भी उस बात का संज्ञान नहीं लेगा, हट जाएगा रास्ते से। या फिर ये सब बात मान लेगा कि आपने ऐसा किया है और उस बात का संज्ञान भी ले लेगा कि आपने ऐसा किया है, पर ये कहेगा कि आपने जो भी किया वो ऐसी सिचुएशन में किया कि आपका करना उसको जस्टिफाइड है। परिस्थितियां ऐसी थी कि आपने जो भी कुछ किया उसको गलत नहीं कहा जा सकता। आपके पास अपनी वजह थी, आपके पास अपने रीजन थे, इनको बोलते हैं जस्टिफाई। अब ये क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस, चाहे वो एक्सक्यूज वाली हो, चाहे वो जस्टिफिकेशन वाली हो, वो दो कैटेगरी में गिरती है। एक कैटेगरी है कि वो आपको पार्शियल इम्यूनिटी देंगी। एक परिस्थिति ऐसी है कि वो आपको कंप्लीट इम्यूनिटी देंगी। क्या फर्क है ये पार्शियल इम्यूनिटी में, ये कंप्लीट इम्यूनिटी में? पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हम ये मान रहे हैं कि आपने जो अपराध किया वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया, जो आपके द्वारा किए गए उन कृत्यों को या तो एक्सक्यूज कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस जस्टिफिकेशन की वजह से आपका पूरा अपराध ही धुल गया। आप अभी भी कानून की नजर में अपराधी हो,
पर उतने संगीन अपराधी नहीं हो जितना कोई आम तौर पर होता अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं रहे होते। जैसे इसका एग्जांपल ले लें मर्डर के अपराध के लिए। जैसे जब हम मर्डर का अपराध पढ़ेंगे बीएनएस के अंदर, तो वहां पे सबसे पहले तो आपको कुछ एक्ट्स की बात की गई है, कुछ इंटेंशंस या नॉलेज की बात की गई है कि आपको वो एक्ट करने होंगे या वो इंटेंशन या नॉलेज दिखानी पड़ेगी, तब हम बोलेंगे कि आपने उस मर्डर के अपराध को किया है। जैसे आपने एक्ट किया है जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति की जान चली गई और उस एक्ट को आपने ये सोच समझ कर किया है कि आप उसकी हत्या करना चाहते थे। तो ये क्या है? ये मर्डर है। या फिर आपने किसी व्यक्ति को ऐसी भयंकर चोट पहुँचाई है, जो कि पर्याप्त है उस व्यक्ति की जान लेने के लिए और उसने जान ले भी ली और आपने ये सोचते समझते हुए किया कि आप जो चोट पहुँचा रहे हो उससे दूसरे व्यक्ति की जान जा सकती है। तो ये क्या है? ये मर्डर है। पर मर्डर की डेफिनेशंस में ही आगे चलकर कुछ एक्सेप्शंस बताए गए, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताई गई, जहाँ पे ये बोला जा रहा है मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति की जान तो ले ली, इंटेंशन के साथ, नॉलेज के साथ, पर ऐसा आपने किया क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने आपको उकसाया था, आपको सडन प्रोवोकेशन दिया था या फिर आपने उस व्यक्ति की हत्या की क्योंकि आप में और उसमें एकदम से सडन फाइट हो गई थी, गरमा-गर्मी हो गई। तो अगर आपने उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को सैटिस्फाई किया जो उसी सेक्शन में लिखी हैं, जहाँ पे मर्डर डिफाइंड है, तो क्या होता है हम ये नहीं कहते कि आपने कोई अपराध ही नहीं किया। हम ये कहते हैं कि आपने मर्डर का अपराध आपने अपराध किया है पर मर्डर का नहीं। आपने किसी की जान ली है, गैर कानूनी तरीके से ली है, पर हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने मर्डर का अपराध किया। हम बोलेंगे कि आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पूरा नाम। जिस बात से फ़र्क क्या पड़ेगा कि मर्डर के लिए हो सकता है आपको बहुत भयंकर सज़ा हो, पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए आपको उसके मुकाबले कम सज़ा होगी। यहाँ पे आप हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल में छूट जाओगे। यहाँ पे हो सकता है आजीवन कारावास हो जाए, फ़र्क है। तो कुछ तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलती। उन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के होने की वजह से हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल आपके दूध से धुल गए हो। भले ही आपने कुछ भी एक्ट किया हो, कुछ भी ओमिशन किया हो, आपको अपराधी नहीं कहेंगे। नहीं, अपराधी आप रहते हो, पर जो आपके अपराध की तीव्रता है, जो आपके अपराध का नेचर है, जो आपने अपराध किया है, उसका नेचर बदल मर्डर से आप कल्पेबल होमिसाइड पे आ जाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसका आपको फ़ायदा मिलता है, आपको कम सज़ा होती है, सिंपल सी बात। दूसरे नंबर कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कुछ ऐसी एक्सक्यूज़ेबल या जस्टिफाएबल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जो आपको पार्शियल नहीं, कंप्लीट इम्यूनिटी देती है। जिसका मतलब है कि आपका पूरा अपराध ही धुल गया। आपने जो भी एक्ट किया हो, जिस भी इंटेंशन के साथ किया हो, उसका कुछ भी परिणाम रहा, उन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं और हम ये मान के चलते हैं कि आप इनोसेंट हो, आप अपराधी हो ही नहीं। मतलब आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा तो तब मिलेगी ना जब हम आपको अपराधी मानेंगे। यहाँ पे हम आपको अपराधी ही नहीं मान रहे हैं, दैट मीन्स आप आज़ाद हो। आपने कानून के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। तो हम ये जो डिस्कशन अब होल्ड करने जा रहे हैं, ये जो जनरल एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो इसी दूसरी कैटेगरी में गिरते हैं। मतलब ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं, जो आपको कंप्लीट इम्यूनिटी देंगे। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, प्राइवेट डिफेंस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के पेट में चाकू मार दिया, तो समझ के मारा पेट में चाकू, जिससे उसकी मौत। तो आम तौर पर तो ये मर्डर का अपराध है और मर्डर के अपराध के लिए आपको आजीवन कारावास होना चाहिए कम से कम। पर अगर आप ये साबित कर दो कि भले ही आपने चाकू मारा, भले ही सोच समझ के मारा, पर वो चाकू मारा आपने अपनी जान बचाने के लिए। अगर आप उसको चाकू नहीं मारते तो वो आपको गोली मार देता और आप इस बात को साबित कर देते हो।
कि जो भी कुछ किया आपने प्राइवेट डिफेंस में किया, इसको बोलते हैं प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। पढ़ेंगे। तो अगर आपने ये प्राइवेट डिफेंस साबित कर दिया तो आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आपने मर्डर नहीं किया, आपने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया, इसलिए आपको सजा तो होगी पर कम होगी, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि आपने भले ही किसी व्यक्ति की जान ले ली हो, तो समझ के ली हो, पर फिर भी आप इनोसेंट हैं। आप कानून की नजर में अपराधी बिल्कुल भी नहीं। ये अलग, ये डिफरेंट। हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस डिस्कस करोगे, वो एक्सक्यूजेबल होंगी, जस्टिफाइबल होंगी, पर वो किसी किसी सिचुएशन में पार्शियल इम्यूनिटी देती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, और किसी किसी सिचुएशन में कंप्लीट इम्यूनिटी देती है। और जितने भी हम ये जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो भी प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे, जो भी सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सारे सेक्शंस में आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब वो जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई होती है, उसका मतलब ये है कि ये माना जाएगा कि आपने जैसे कि कोई अपराध किया ही नहीं, जैसे कि आप पूर्णतः इनोसेंट हो। भले ही ये बात साबित हो जाए कि आपने वो एक्ट किया था, वो ऑमिशन किया था, उस इंटेंशन के साथ किया था जो उसको अपराध बनाता है, फिर भी आप अपराधी नहीं माने जाओगे। और क्योंकि आप अपराधी नहीं माने जाओगे, तो फिर सजा आपको किसी बात की मिलेगी। तो ये दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसका जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब चलो शुरू करते हैं कहानी को, हमारे सबसे पहले सेक्शन को। आज तो वैसे समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि केवल 2 ही सेक्शंस आपको पढ़ाऊं, सेक्शन 14 और 15। और इसका सफर जो हमारी अगला सेशन होगा, उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 16 ऑनवर्ड, जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो पाता, या फिर जितना भी कर पाएंगे। आओ सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 14। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय mistake of fact, believing himself bound by। बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लो पहले। नथिंग इन एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith in good faith believes himself to be bound by law to do। क्या कहानी है, समझते हैं जरा। समझना बड़ा जरूरी है, हर कहानी को समझना, उसके तह तक जाना बड़ा जरूरी है। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए दोस्तों, ये एक व्यक्ति, ठीक है, और ये व्यक्ति मान लीजिए एक कांस्टेबल है पुलिस में। कांस्टेबल है कहां पर, पुलिस में, ठीक है। और सरकार की तरफ से इसको गन मिली हुई है, वो उसको क्या बोलते हैं, राइफल, 2 नली वाली जो बंदूक होती है, वो मिली हुई है। अब हुआ क्या कि ये कांस्टेबल पोस्टेड था एक थाने में, और इनके जो बॉस थे वो थे इंस्पेक्टर साहब, जो इनकी टीम को लीड करते थे, इंस्पेक्टर साहब थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक दिन अचानक से फोन आया थाने में कि कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा भड़क गया है, वो गाड़ियों में, दुकानों में आग लगा रहे हैं। तो अचानक से क्या हुआ कि इंस्पेक्टर साहब इन कांस्टेबल साहब को लेकर, और ऐसे कई सारे कांस्टेबल साहब को लेकर मौके पर पहुंचे। और जब ये मौके पर पहुंचे तो उन बच्चों को रोकने के लिए इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह की, जैसे हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं। अब इन सब के पास गन है, इन्होंने सब लोगों ने गन तान के रखी हुई है उन बच्चों को डराने के लिए। और बैरिकेडिंग के बीच में मान लीजिए वो सारे बच्चे हैं। सिचुएशन संभल नहीं रही है, बच्चे मान नहीं रहे हैं। अचानक से इंस्पेक्टर साहब ये आदेश देते हैं इस व्यक्ति को, कांस्टेबल साहब को, कि आप फायर कर, आप शूट कर। मान लीजिए कोई लड़का है जो दौड़ता हुआ आ रहा है इंस्पेक्टर साहब की ही तरफ, उसके हाथ में कुछ है, कोई हथियार है, तो इंस्पेक्टर साहब ऑर्डर देते हैं, शूट दिस पर्सन।
अब ये जो कांस्टेबल है जिसके हाथ में गन है, ये क्या करता है, गोली चला देता है। गोली जाके मान लीजिए उस लड़के को लग जाती है, उसके माथे में लग जाती है फॉर एग्जाम्पल, और वो उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर मर जाता है। यहाँ पर ये जो कांस्टेबल साहब है, इन्होंने एक एक्ट किया है, इंटेंशन के साथ किया है, इसका परिणाम क्या हुआ है, डेथ। परिणाम क्या हुआ है, डेथ। तो आमतौर पर अगर आप या फिर मैं ऐसे किसी एक्ट को करते इंटेंशन के साथ जिससे किसी की जान चली जाती, तो हम क्या कहते कि हमने ऑफेंस किया है, हमने अपराध किया है, और उस अपराध के लिए हमको पनिशमेंट मिलता। मिलता कि नहीं मिलता, पनिशमेंट भी मिलता। पर सवाल ये है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेबल साहब है, जिन्होंने उस एक्ट को किया, इंटेंशन के साथ किया, जिससे उस लड़के की जान चली गई, क्या ये अपराध है? इसी का जवाब हमारा ये सेक्शन 14 देता है कि ये अपराध नहीं है। भले ही एक्ट हुआ है, इंटेंशन के साथ हुआ है, ऐसा नहीं गलती से गोली चल गई, सोच समझ के चलाई, निशाना लगा के चलाई, और उससे मौत भी हुई, पर फिर भी अपराध, फिर भी अपराध। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेबल साहब हैं, इन्होंने जो भी किया वो कानून की बाध्यता के अंदर, ये बाउंड बाई लॉ, बाउंड बाई लॉ थे, मतलब कानून के द्वारा बाध्य थे उसको करने के लिए जो इन्होंने किया, जिसका चाहे कुछ भी परिणाम रहा। ये कानून है, ये नियम है कि आपका सीनियर, आपकी टीम का लीडर जब आपको आदेश देता है गोली चलाने की, तो आप बिना सोचे वो गोली चलाते हो। तो आपके सीनियर ने, आपके लीडर ने जब आपको आदेश दिया कि आप गोली चलाओ, शूट करो, और आपने शूट किया, फिर उसका चाहे कोई भी परिणाम रहा हो, आपको उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि आपने जो भी कुछ किया वो ऐसी परिस्थिति में किया जहां पे आप बाउंड बाई लॉ। ठीक है, अभी हमारा और किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल इस कांस्टेबल से लेना देना है, और कांस्टेबल ने कोई अपराध नहीं। पहली बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मान लीजिए कि कांस्टेबल था, कांस्टेबल ने गोली चलाई, तो समझ के चलाई, लड़के की मौत हो गई। ठीक। अब हुआ ये कि जब इंक्वायरी कमीशन बैठी, इंक्वायरी बैठती है जब किसी की जान जाती है, क्योंकि हो सकता है बच्चे भड़क गए हो, उनके बीच का कोई मर गया तो और ज्यादा मारकाट हुई हो, तो इंक्वायरी कमीशन बैठी कि गोली का आदेश किसने दिया, क्यों दिया, कितना जस्टिफाइड था या नहीं था, वो सारी डिस्कशन होने लगी। तो पता चला कि ये जो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने आदेश दिया था, असल में इनको तो एक दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया, या फिर मान लो एक दिन पहले ही इनको सस्पेंड कर दिया, एक दिन पहले इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई जिसके तहत इनको सस्पेंड कर दिया गया। पर ये बात इस कांस्टेबल को नहीं पता, इसलिए इंस्पेक्टर ने उससे कहा गोली चला दो, तो उसने चला दी, और वो बंदा मर गया। तो सवाल ये है कि क्या इस परिस्थिति में, जहां पे रियलिटी में अगर देखा जाए, तो कांस्टेबल ने जो भी कुछ किया, जो गोली चलाई, वो इस परिस्थिति में नहीं चलाई कि वो बाउंड बाई लॉ था, नहीं था बाउंड बाई, क्योंकि उस समय पे वो इंस्पेक्टर उसका सीनियर था ही नहीं, क्योंकि वो सस्पेंड हो चुका, उसके पास आधिकारिकता थी नहीं। मतलब अगर कांस्टेबल मना भी कर देता उसकी बात को मानने से, तो वो किसी भी कानून का, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। तो क्या इस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेबल ने जो किया वो अपराध है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ तो था नहीं?
तो यहाँ पर दोस्तों जो नियम लगता है वो ये है कि इस परिस्थिति में भी हम कांस्टेबल को जिम्मेदार नहीं मान। और क्यों नहीं जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि इसको ऐसा लगा कि ये बाउंड है। भले ही रियलिटी में वो बाउंड नहीं है, पर उसको ऐसा लगा, ही थॉट हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। उसको ऐसा लगा कि वो कानून के द्वारा बाध्य है उस व्यक्ति का आदेश मानने के लिए, इसलिए उसने गोली चलाई, क्योंकि उसे पता नहीं था। उसकी गलती है, उसने मिस्टेक की है, उसने मिस्टेक की है। पर ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक फैक्ट की है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब किसी तथ्य की सच्चाई से जुड़ी हुई गलती। कोई तथ्य जो जैसा है वो वैसा ना पता होने की वजह से आपको जो गलती हुई। तो ये पता ना होना कि ये जो इंस्पेक्टर है जो आदेश दे रहा है, ये तो सस्पेंड हो चुका है और इसका आदेश मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, ये जो गलती हुई, ये तो तथ्य से जुड़ी हुई गलती है ना, क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं पता, रियलिटी नहीं पता। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसे ऐसा लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है, भले ही वो सच्चाई में नहीं था, फिर भी उसको अपराधी नहीं माना। पर एक बात है, हमेशा याद रखें कि ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए और ये जो विश्वास होना चाहिए बाउंड बाय लॉ होने का, ये हमेशा गुड फेथ में होना। किसमें होना चाहिए? गुड फेथ में। अब याद करो जरा सेक्शन 2 के अंदर आपको गुड फेथ की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। याद करो, क्या रिक्वायरमेंट्स थी गुड फेथ की? कब हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति गुड फेथ में एक्ट कर रहा है? जब वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ काम करता है, मतलब पूरी सावधानी के साथ काम करता है, तब हम मानते हैं कि वो व्यक्ति गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कांस्टेबल के द्वारा केवल ये कह देना मुझे तो पता ही नहीं था सर, इसलिए मैंने गोली चला दी, ये काफी नहीं। उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसके ना पता होने के पीछे उसकी कोई गलती, उसकी कोई लापरवाही। पता चला कि भाई वो बंदा सस्पेंड हो गया था और ये बात सबको बताई गई, नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी लगाया गया था कि ये बंदा सस्पेंड हो चुका है, पर फिर भी हमारे कांस्टेबल साहब ने नहीं देखा। सबको पता है पर इनको नहीं। तो फिर इनको फायदा नहीं मिला, इनको फिर अपराधी माना जाए, क्योंकि फिर वहां पे ये जो इनकी मिस्टेक है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो गुड फेथ में नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने लापरवाही की, ड्यू केयर और अटेंशन नहीं दिखाई। पर अगर ऐसा है कि उस इंस्पेक्टर के सस्पेंशन के बारे में किसी को ही नहीं पता, इनफैक्ट लापरवाही थाने वालों की, जो हेड है उनकी गलती कि उन्होंने सबको इन्फॉर्म नहीं किया कि ये बंदा सस्पेंड हो चुका है, उसके बारे में कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन जारी नहीं की, तो फिर इस व्यक्ति को फायदा, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई लापरवाही नहीं है और इसने अपनी तरफ से पूरी ड्यू केयर और अटेंशन दिखाई, और कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसको देखकर हम कहें कि इसे पता होना चाहिए था कि वो सस्पेंड है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति सच्ची में, रियलिटी में कुछ ऐसा करता है जो अपराध है, और ऐसी परिस्थिति में करता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, सच्ची में बाउंड बाय लॉ है, कि एक इंस्पेक्टर सस्पेंड नहीं है, पूरी पावर में है और कांस्टेबल को ऑर्डर दे रहा है गोली मारने के लिए, कांस्टेबल गोली मार दे रहा है, तो ये जस्टिफाइड है। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई व्यक्ति सच में भले ही बाउंड बाय लॉ ना हो, पर उसे ऐसा लगता हो कि वो बाउंड बाय लॉ है, किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने गुड फेथ में की है,
लापरवाही में नहीं, गुड फेथ में की है। तो भले ही वो असलियत में बाउंड बाय लॉ नहीं था, फिर भी उसको इस प्रावधान का फ़ायदा मिल जाएगा और उसको अपराधी नहीं मान। आगे बात समझ में क्लियर है? अब आखिरी बात, जैसे मैंने आपको बताया गलती हमेशा तथ्य से जुड़ी होनी, गलती कभी भी कानून से जुड़ी हुई नहीं। हमेशा याद रखिएगा, इस बात को गांठ बांध, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की माफी है अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में की गई है, जैसा हमने देखा। मिस्टेक ऑफ लॉ की कोई माफी नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे, असल में मान लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल को मोड़ते, मान लीजिए कांस्टेबल है जिसने गोली चलाई, पर इसने गोली चलाई इंस्पेक्टर के कहने पे नहीं, अपने दूसरे कांस्टेबल के कहने पर जो इसके बराबर के ही पद का है। दूसरे कांस्टेबल ने कहा गोली चला दो, उसने चला दी। कोई भी ऐसा पुलिस का रूल नहीं है जो कहता हो कि एक कांस्टेबल के कहने पे दूसरा कांस्टेबल गोली चलाए। तो इनको पकड़ा गया साहब। तो ये कह रहे हैं कि नहीं सर, मुझको लगा कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, मुझको लगा सर मैं बाउंड बाय लॉ हूं, मैं बाध्य हूं गोली चलाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पुलिस के रूल ऐसे हैं, कानून ऐसा कहता है कि दूसरा कांस्टेबल कहे तो आपको गोली चलानी होती। तो इसको फायदा मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि कानून की गलती की कोई माफी नहीं है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो कानून है वो क्या है वो तो पता ही होगा। तो ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि असल में कानून है क्या, कि केवल इंस्पेक्टर के कहने पर गोली चलानी होती है या सह कांस्टेबल के कहने पर गोली चला सकते हैं या नहीं, वो कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं। ठीक है? तो केवल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की माफी है, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ। ठीक है? आगे बात समझ में? इसी के साथ हमारा ये वाला सेक्शन हो गया। अब एक छोटा-सा केस है, इस केस को ज़रा देख लो, तो आपकी इस पॉइंट के बारे में थोड़ी-सी क्लैरिटी और। केस का नाम है, काफ़ी पॉपुलर केस है, आपने सुना होगा इसको, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट इफ एक्यूज्ड प्लीड्स एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन बीएनएस, देन देयर इज अ प्रिजम्पशन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, then there is a presumption against him and the burden to rebut that presumption is on him। ये सुनने में बड़ी सिंपल और सरल सी बात लगेगी आपको, पर ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको गहराई से समझना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रही है बर्डन ऑफ प्रूफ। इस बात को जरा गहराई से समझिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे पिक्चर में आता है, पूरा सही से समझिए। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि जिम्मेदारी किसके ऊपर है, किस बात की जिम्मेदारी, किसी भी चीज को प्रूफ करने, किसी भी चीज को साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं, इस बात की जिम्मेदारी किस पर होती है, साबित करने की कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। उस व्यक्ति पर जिस पे आरोप लगा है? नहीं। किस पे होती है? प्रोसिक्यूशन पर। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है कि इसने किसी महिला का रेप किया है, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं रेप, ठीक है। अब इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, केस चल रहा है। अब ये एक क्रिमिनल केस है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो दूसरी पार्टी होगी वो सरकार होगी, वो स्टेट होगी, स्टेट की तरफ से एक प्रोसिक्यूटर साहब लड़ रहे होंगे। तो इसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, उन आरोपों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर, प्रोसिक्यूटर के साथ ऊपर है। इस एक्यूज को साबित नहीं करना, ये एक्यूज जो व्यक्ति है, आरोपी जो व्यक्ति, इसको साबित नहीं करना कि इसने अपराध नहीं किया है, साबित इनको करना है कि इसने अपराध किया है। जब ये साबित कर देंगे कि इसने अपराध किया है, तब इसको मौका मिलेगा कि वो अपनी बात को आगे रख सके कि उसने अपराध नहीं किया। जब तक ये इस व्यक्ति का अपराध साबित नहीं कर देते, तब तक ये आराम से बैठे चाय पिए, कॉफी पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, कोई टेंशन नहीं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने की जिम्मेदारी हमेशा किस पे होती है? स्टेट पे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अपराध को सिद्ध करना।
और दोस्तों याद रखें, अगर किसी भी केस में कोई भी एक्यूज व्यक्ति ये कहता है कि उसके ऊपर कोई भी जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो रहे हैं, वही एक्सेप्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उसने भले ही वो कृत्य किया हो, वो इंटेंशन हो, पर फिर भी वो अपराध नहीं माना जाना चाहिए, अगर ऐसा कोई भी आर्गुमेंट आता है, तो उस जनरल एक्सेप्शन को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा दोस्तों किसके ऊपर होती है? एक्यूज के ऊपर, हमेशा। तो अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा किस पे होगी? स्टेट पर होगी। और एक बार अगर अपराध सिद्ध हो गया, ये बात साबित हो गई कि उसने एक्ट किया है, इंटेंशन के साथ किया है, तो ये साबित करना कि उसका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में गिर रहा है, उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? उस एक्यूज्ड पर। उस एक्यूज्ड को साबित करना होगा कि भले ही उसने वो एक्ट किया, भले ही उसने इंटेंशन के साथ उस एक्ट को किया, जैसा साबित किया है प्रोसिक्यूशन साइड ने, पर ऐसा किया क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर कांस्टेबल के खिलाफ केस चल रहा है कि उसने हत्या की है, तो अगर सरकार ये साबित कर दे कि उसने गोली चलाई थी, सोच समझ के चलाई थी, तो कांस्टेबल की जिम्मेदारी होगी कि वो साबित करे कि उसने जो भी किया वो बाउंड बाय लॉ में, मतलब सेक्शन 14 को सेटिस्फाई करना, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? उस कांस्टेबल की, क्योंकि वो एक्यूज। तो के एम नानावती हमको यही समझा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जनरल एक्सेप्शन को साबित करने का हमेशा किसके ऊपर होता है? एक्यूज के। और उसकी बारी कब आती है? उसकी बारी तब आती है जब प्रोसिक्यूशन उस एक्यूज के खिलाफ उसके अपराध को सिद्ध कर, जब स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभा देता है और ये साबित कर देता है कि उस एक्यूज ने वो एक्ट किया है या उस इंटेंशन के साथ किया है जो अपराध के लिए जरूरी है, तब बारी आती है उस एक्यूज की कि वो साबित करे कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में गिरता है। आगे बात समझ चल। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, एक और केस देखते हैं, टी एन लक्ष्मया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। It is sufficient that the accused makes his case in any of the general exception by standard of preponderance of probabilities। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बिल्कुल सही टाइम पे ये केस आया है। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ये तो एक बात है जो हमको समझ में आ गई नानावती के जजमेंट से, कि एक्यूज का अपराध साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर है, और जनरल एक्सेप्शन को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। ये बात तो समझ में आ गई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पर दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ को सेटिस्फाई करने का, शिफ्ट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स? समझते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बर्डन ऑफ प्रूफ। देखो, आमतौर पर क्रिमिनल केसेस में जो स्टैंडर्ड चलता है वो चलता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के अलावा जो दूसरा कॉमन स्टैंडर्ड है उसको हम बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज, ये याद रखने पड़ेंगे आपको दोनों नाम। ठीक है, देखो, बहुत ही सरल सा, जब स्टेट की बारी होती है, जब सरकार की बारी होती है किसी भी अपराधी का अपराध सिद्ध करने की, जब स्टेट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड लगता है वो लगता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का। मतलब राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध करे, और इस तरह से सिद्ध करे कि कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इसी व्यक्ति ने वो एक्ट किया है या फिर इसकी इंटेंशन थी या नहीं। मतलब इस लेवल का एविडेंस लेके आना पड़ेगा, इस लेवल के गवाह पेश करने पड़ेंगे कि ये पूरा 100% श्योरिटी हो जाए कि यही व्यक्ति है जिसने एक्ट किया है या ओमिशन किया है,
और इस फलानी इंटेंशन के साथ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर देती है सरकार किसी अपराधी के अपराध को, तब उसकी बारी आती है, एक्यूज की बारी आती है कि वो जनरल एक्सेप्शन को सेटिस्फाई करे। पर जब एक्यूज अपने जनरल एक्सेप्शन को सेटिस्फाई करता है, मतलब जब बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे एक्यूज के ऊपर आता है और उसको ये साबित करना होता है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में गिर रहा है, जब वो ये कह रहा होता है कि भले ही उसने वो एक्ट किया, भले ही उसने वो ओमिशन किया, भले ही उसने इंटेंशन के साथ किया, पर फिर भी वो अपराधी नहीं है, तो उसके ऊपर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना दोस्तों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड लगता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का नहीं लगता। उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड लगता है वो लगता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का। मतलब उसको जो एविडेंस लेके आना है या उसको जो गवाह पेश करने हैं, वो इस स्तर के नहीं करने कि कोई डाउट ही ना रह जाए कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं जनरल एक्सेप्टेंस की। नहीं, इसको बस इस लेवल का एविडेंस लेके आना है कि सारी बातों को देखने और समझने के बाद कोर्ट को ऐसा लगे, कोर्ट का जो झुकाव हो वो इस तरफ हो कि वो कहे कि ये व्यक्ति ने वो जनरल एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब कोर्ट के मन में ऐसा है कि हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस एक्ट को किया हो क्योंकि इसे ऐसा लगा हो कि ये बाउंड बाय लॉ है। हो सकता है, उसकी 100% गारंटी नहीं चाहिए, उसकी 100% श्योरिटी नहीं। कोर्ट को बस ये विश्वास दिलाना, कोर्ट का बस झुकाव कर देना इस तरफ कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस बात के ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि इसने जो भी कुछ किया ऐसी परिस्थितियों में किया कि इसको जनरल एक्सेप्टेंस का फायदा मिलना चाहिए। हो सकता है काफी। पर स्टेट के ऊपर क्या जिम्मेदारी थी अपराध को सिद्ध करने के लिए? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वहां पे हो सकता है काम नहीं करता, वहां पे तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि 100% भाई यही है एक्ट करने वाला, यही है जिसकी इंटेंशन थी। ठीक है। पर जब बात आएगी जनरल एक्सेप्शन की, जिम्मेदारी आएगी एक्यूज की, तो वहां पे हो सकता है इस लेवल का एविडेंस। सब कुछ देखने के बाद लग रहा है कि हो सकता है कि ये बंदा सही कह रहा है और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस रही। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट। चलो फिर बढ़ते हैं आज के आखिरी सेक्शन पर दोस्तों, सेक्शन नंबर 15, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कहानी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसको हम लोग चलो निपटा ही देते हैं छोटा सा। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। देखो ये बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रोविजन है, बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है और इसकी प्रैक्टिकलिटी आपको आसानी से समझ में आए। देखो हम ये जो सेक्शन 15 पढ़ रहे हैं, ये आप जैसे मेरे जैसे आम आदमियों के लिए नहीं, तब तक के लिए तो नहीं है जब तक आप जज बन नहीं जा रहे हो। ठीक है। ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? जो जज। अब जज की भी डेफिनेशन आप लोगों ने सेक्शन 2 के अंदर पढ़ी थी। जज का मतलब क्या था? कि कोई भी व्यक्ति जिसको डेजिग्नेट किया जाता है जज के तौर, उसका जो ऑफिशियल पद है वो जज है और जिसके पास पावर है एक डेफिनेटिव जजमेंट देने की, उसको हम क्या बोलते हैं? जज बोलते हैं। तो स्पेसिफिकली जजेस के लिए ये जनरल एक्सेप्शन क्रिएट किया गया। और उसमें बड़ी सरल सी बात, जज जब भी अपनी जज होने की जिम्मेदारी निभाता है, मतलब अपने पद का कार्यभार संभालता है, तो उसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एक्टिंग जुडिशियल। एक्टिंग जुडिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जज जब किसी केस को सुन रहा है या कोई भी जज जब कोई फैसला सुना रहा है, कोई सेंटेंस सुना रहा है, तो क्या कर रहा है? अपने जज होने का कार्यभार संभाल रहा है। तो हम बोलेंगे कि वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, अपने पद की जिम्मेदारियों को निभा रहा है। तो ये जनरल एक्सेप्शन कहता है दोस्तों कि जब भी कोई जज
जुडिशली एक्ट करते हुए, मतलब अपने कार्यभार को संभालते हुए अगर कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन करता है किसी भी इंटेंशन के साथ, उसको हम कभी भी ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर वो जो भी कर रहा है उसको करने की उसके पास पावर है, या फिर भले ही उसके पास पावर नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास पावर, believes himself believes himself to have power। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई जज अपने पद के कार्यभार को संभालते हुए कोई भी ऐसा काम करता है जिस काम को करने की उसे ताकत दी गई है उसके पद के द्वारा, फिर वो चाहे उसके दौरान कोई भी एक्ट करे, कोई भी ओमिशन करे, किसी भी इंटेंशन के साथ करे, उसको हम कभी भी अपराध नहीं मानते। तो मान लीजिए जज फैसला सुनाते वक्त कहता है कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, और उसको फांसी पे चढ़ा भी दिया जाता है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि जज ने मर्डर करा है, या जज ने मर्डर का अबेटमेंट किया है, या मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की है। नहीं, क्योंकि फांसी की सजा देने की पावर उसको उसके पद के अंदर मिली है। तो जब भी कोई जज अपने पद के कार्यभार को संभालते हुए अपने उसे दी गई किसी भी पावर को एक्सरसाइज करता है, और उस पावर को एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी एक्ट या ओमिशन करता है किसी भी इंटेंशन के साथ, जो भले ही अगर कोई आम आदमी करता तो अपराध होता, पर उस जज के लिए उसे कभी भी अपराध नहीं। ये तो वो सिचुएशन हो गई जहां पर जज को वो चीज करने की पावर मिली हुई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जज है, अपने पद का कार्यभार संभाल रहा है, और उस कार्यभार को संभालते हुए वो कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन कर रहा है जिसके बारे में उसके पास पावर नहीं है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास पावर है। असलियत में उसके पास पावर नहीं है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास पावर है, फिर भी उसके द्वारा किए गए उस कृत्य को हम कभी भी अपराध नहीं मान। अगर उसने जो भी कुछ किया उस दौरान किया जब वो अपने पद के कार्यभार को संभाल। आ गई बात समझ में? तो जब भी कोई जज अपने पद के कार्यभार को संभालते हुए अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, तो वो कभी भी किसी अपराध को जन्म नहीं दे सकता, या फिर किसी भी ऐसे कृत्य को करता है जिसके बारे में उसके पास भले ही पावर नहीं है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पास पावर है, तो भी हम उसे अपराध नहीं मानते। बस एक बात का, ये जो लग रहा है वाली बात है ना कि उसके पास पावर नहीं है पर उसे लग रहा है कि उसके पास पावर है, ये हमेशा गुड फेथ में। गुड फेथ का मतलब क्या? वही जो अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा, ड्यू केयर और अटेंशन। ड्यू केयर और अटेंशन के साथ उसे ऐसा लगना चाहिए, मतलब ऐसा लगने के पीछे कि किसी चीज को करने की पावर है उसके पास, बल्कि असल में उसके पास वो पावर नहीं है, उसमें उसकी लापरवाही नहीं, उसने अपनी तरफ से सारी चीजों को अच्छे से समझा है, जाना है, फिर भी उसको ऐसा विश्वास हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी जज जिसको कोई एक्स चीज करने की पावर थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन सरकार का नोटिफिकेशन आ गया, मानो 1 जनवरी 24 को नोटिफिकेशन आ गया और उस पावर को छीन लिया गया। अब हुआ क्या है कि हम लोग 2 जनवरी को यहाँ पे बैठे हुए हैं कोर्ट में, ये जो नोटिफिकेशन है इसको सर्कुलेट नहीं किया गया है सरकार के द्वारा सही से, इसमें जज साहब की कोई गलती, नोटिफिकेशन सही से सर्कुलेट नहीं किया गया है, तो वो ये सोच कर कि अभी भी उनके पास ये एक्स की पावर है, कुछ कर रहे हैं,
कुछ एक्ट और ओमिशन कर रहे हैं, रियलिटी में वो पावर नहीं है, पावर छीनी जा चुकी है, पर उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं पहुंची, और जानकारी ना पहुंचने के पीछे उनकी कोई लापरवाही, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी तरफ से पूरा गुड फेथ है, ड्यू केयर और अटेंशन दिखाया गया है। तो यहाँ पर भले ही पावर ना हो, पर ये सोचते हुए अगर जज साहब कुछ कर देते हैं और उस पावर को एक्सरसाइज कर देते हैं, तो उससे भी कभी भी अपराध नहीं होगा। मान लो फांसी देने की सजा की पावर छीन ली जाए जज साहब से, उन्हें पता ही नहीं कि उनसे छीन ली गई है और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और वो दे दें ऑर्डर और फांसी चढ़ा दी जाए तुरंत की तुरंत। एग्जाम्पल समझाने के लिए, केवल ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए तुरंत की तुरंत फांसी फांसी चढ़ा दी जाए, यहाँ पे जज साहब की कोई गलती नहीं। भले ही उनके पास पावर नहीं थी उस दौरान जब उन्होंने ऑर्डर दिया फांसी का, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उनसे वो पावर छीन ली गई। तो अगर कोई पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है एक्टिंग जुडिशियली, मतलब जज का कार्यभार संभालते हुए, तो कोई हेडेक है ही नहीं। फिर तो मैं चाहे कुछ भी करूं, अगर मेरे पास उस चीज को करने की पावर है, वो कभी अपराध हो ही नहीं। पर अगर पावर नहीं भी और मुझे लगता है पावर है, और ऐसा लगने के पीछे मेरी लापरवाही नहीं है, मेरा गुड फेथ, तो भी मेरे द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा उसको अपराध नहीं। ये इम्यूनिटी दोस्तों हमारे जजेस को दी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो फिर इसी के साथ हमारा जो आज का एटलीस्ट टारगेट था, वो हम लोगों ने बहुत धूमधाम से, बहुत बढ़िया से खत्म कर लिया है। उम्मीद है जो भी कुछ हम लोगों ने चर्चा करी, आप सभी लोगों को मजा आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें। बाकी जाते-जाते सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। बाकी अगले सेशन के अंदर जो हमारी आगे की कहानी है सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स, इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएँगे और कोशिश करेंगे ये जो जनरल एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक है, इसको गहराई से समझकर फटाफट से समाप्त। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।